कल जो हमारा चिंतन चल रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कल बात हो रही थी। कल युगहर कार्यक्रम में भारत की जीडीपी 38 थी, आपने बताया था। अब जो है 2 पर नहीं है। अब घरों में क्लेश हो रहा है, शांति पहले थी, अब क्लेश चल रहा है। आदरणीय ज्योति जी ने बताया था कि विदेशी भारत की संस्कृति और भारतीय विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। अपने भारत के विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं और विदेश वाले भारत की संस्कृति अपना रहे हैं। अ, इसमें हमारा क्या योगदान है, हमें क्या योगदान हम कर रहे हैं, इस पर जो है कल चर्चा हुई। आदरणीय बीडी साहब भगवान दास कुशवाहा जी ने जबलपुर से बोला था कि भारत का भोजन भूल गए हैं। हम भारतवासी अपना भोजन भूल गए हैं और विदेश के भोग वाली, भारत में योग वाली संस्कृति है और विदेश में भोग वाली संस्कृति है। तो हमें अपने देश की संस्कृति, योग वाली संस्कृति अपनाना है। हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी ने जो सुझाव दिए थे कि महान पुरुषों का जो है हमारा, जिन्होंने देश आजाद कराया, उनके नाम से नगर और शहर के नाम होना चाहिए, उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आदरणीय पवन कुमार जी ने गांव में जो होता है वह अच्छा होता है, शहरों में हो रहा है जो अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा सब शहरों में और गाँव के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये समझने की स्थिति है, जरूरत है हमें। सब जगह एक जैसी स्थिति नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक नहीं होगा। अगर भाषा विचार करने की जरूरत है, विदेश में जीवन यापन के लिए कोई अगर गया है तो वहां उसके स्वभाव में भारत माता के प्रति प्रेम और संस्कृति के प्रति प्रेम संस्कार होना चाहिए, सजग रहना चाहिए और अपनी छाप छोड़ते रहना चाहिए। ये आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा था कि हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी माहौल में चले जाएं, अपनी भारतीयता, अपने धर्म, अपने गुरु, अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण सुझाव कल आए थे। आगे और हमारे बीच में इस भारतीय संस्कृति, योगमय आयुर्वेद और स्वदेशी को अपनाने के लिए हमें कैसे इंडिया और भारत में जो अंतर की चर्चा हो रही थी, आज सदन में पुनः, सदन में हमारे उपस्थित भाई बहनों को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात आगे बढ़ाएं, अपने सुझाव रखें। आपके क्या विचार हैं, ये भारत हमारा ऋषि और किसी परंपरा युक्त पुनः कैसे बनेगा? जैसा पहले के याद करें और आज का समय याद करें, हम पुनः पिछले उसमें जाना है हमें। हमारा व्यवहार कार्यक्रम इसीलिए संचालित हो रहा है। हम सब भाई बहन अपने अपने सुझाव दें और हम सब उस पर अमल करें। जी, सदन में कोई हैंड रीच कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। विषय हमने बता दिया है, किसी के यार हैंड रीच होते हैं। और कल दिनेश जी सेमवाल जी चूंकि अगर जुड़े हैं, दिनेश जी अभी जुड़े नहीं हैं, उनका कल रह गया था। तो कल कौन कौन रह गए थे हमें ध्यान नहीं है। आप भी लोग अपना हैंड रीच कर लेंगे, कल जिन्होंने हैंड रीच किया था और उनका सवाल नहीं ले पाए थे, उनका सुझाव नहीं ले पाए थे, तो वो अपना सुझाव दे सकते हैं। तो इसके पहले मैं भूमिका के लिए और दिशा, सदन की दिशा मिले सदन को, मैं आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित कर रहा हूं, ताकि हमारे सदन को दिशा मिले, उनका मार्गदर्शन मिले और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ओ जी नमस्ते, ओम, सभी को सुप्रभात। बहुत सुंदर आज की योग कक्षा बहुत अच्छे तरह से संचालित हुई है और धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। गंतव्य छोटे दृष्टिकोण से देखें, कम दूरी में देखें तो 1000 दिन पूर्ण होंगे कुछ माह में, और आगे भी ये सिलसिला चलते रहेगा सीखने और सिखाने का। कल के जो चर्चा हुई थी भारत इंडिया, इसके ऊपर संस्कृति, समाज, सभ्यता, इसके ऊपर हमारी चर्चा भी हुई, लोगों ने अपने विचार भी दिए। बहुत सुंदर विचार आए हैं। विचारों कर जो सकारात्मक चीजें हैं उनको अमल में लाना है, और साथ ही जो आसपास की घटनाएं हैं उसके प्रति भी सजग रहना है। एक महत्वपूर्ण घटना हरियाणा में एक जिले से शुरू होकर के आगे उसको फैलाने का प्रयास हुआ है। हरियाणा से जो भी है साथी हैं, शायद महिनपाल जी अगर हैं तो वो भी कुछ अपनी बातें बता सकते हैं। बाकी तो हम मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं कि ये सब संस्कृति, भारत इंडिया की तो हम चर्चा करते हैं, अपनी संस्कृति की भी चर्चा करते हैं,
बचाने के ऊपर भी पूरे प्रयास करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हम सारा करा धराया जो है वो हो जाता है, क्योंकि कुछ विघटनकारी तत्व है वो छोटी सी बातों पर अ, आगे बड़ा कुछ कर देते हैं, जिससे कि बहुत सारा नुकसान होता है। अभी हम कुछ दिन पहले से ये सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर मणिपुर में ऐसी घटनाएं हुई, दूसरी जगह पर ऐसी घटनाएं हुई। तो वो सब जो चीजें हैं, ये विघटन जो कारी तत्व हैं, वो न केवल समाज के प्रति उनका प्रहार है, बल्कि संस्कृति में भी उसका प्रहार है। जो भी वो हो, उसके प्रति हम कितने सजग हैं, हम क्या तैयारी हमें करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। क्योंकि केवल शांति के पाठ से ही मुझे नहीं लगता है कि हम शांति का पाठ करें और कोई भी आकर के कुछ भी बात पर। और कई बार ऐसा भी देखा है कि सोशल मीडिया का जो एक दुष्परिणाम है वो ये है कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही। कई बार अखबार में कोई चीज़ छप गई, या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई वीडियो आ गया, या किसी ने कहा कि उसके साथ ऐसा हुआ है, तो सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं अपने उठा करके। और उसका दुष्परिणाम बहुत सारे जो लोग हैं, जो अनजान हैं उस मुद्दे से, उस समस्या से, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको भी इसका एक दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। लोग अपने कार्यों में जा रहे होते हैं, बीच में कुछ एक घटना हो जाती है अनजाने में, किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे कारण से। तो इन सब चीजों के प्रति हमारा क्या क्या चीज हमें करना चाहिए, कैसे हम सजग रहें। और नहीं तो फिर ये जो बातें हैं हमारी कि हम अच्छा करेंगे, हम सकारात्मक रूप से सोचेंगे, केवल उतने से ही सीमित अगर अपने आप को रखते हैं, तो बाकी चीजें जो अनायास आकर के हमें झकझोर देती हैं, नुकसान कर देती हैं, उसके लिए क्या है। अभी नूह की जो घटना हुई है, जो मैं न्यूज में भी देख रहा था, वो ये हुआ कि करीब 3,000 लोग मंदिर में छिपे रहे पूरे कई घंटों तक, और उनको बाहर निकालने के लिए पुलिस को, बल को, और कई सारी आर्मी को, और पता नहीं क्या क्या पैरामिलिट्री को एयर ड्रॉप करना पड़ा। मतलब इतनी भयावह सिचुएशन ऐसी देखने को आई। तो ये सब भी चीजें, घटनाएं हो रही हैं, हम इनके प्रति भी हमें सजग रहना है। हम भारत और इंडिया के बारे में तो बातचीत कर ही सकते हैं कि ऐसा इसमें अच्छा हो रहा है, इसमें अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी जो घटनाएं हैं उसके प्रति सजग रहते हुए हमें और कुछ तैयारी करने की जरूरत है। पूरी सकारात्मकता के साथ कोई हमने कोई वाला कार्य नहीं करना है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या व्यवस्थाएं बने। और केवल हम कहें कि सरकार आकर के, पुलिस आकर के हमारा बचाव कर लेगी, तो उसका भी कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई एक सकारात्मक रूप से हर बार हर जगह पर सबको न्याय मिल सके। तो ऐसी व्यवस्था को बनाने के लिए हम अपने आसपास रहते हुए, कैसे सजग रहते हुए, वार्तालाप करते हुए, चीजों को समझते हुए, और ये सोशल मीडिया का दुष्परिणाम को देखते हुए, दुष्प्रभाव को देखते हुए हमें क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए, इस विषय पर भी हम बातचीतें कर सकते हैं, और अपने अपने विचार दे सकते हैं। और फिर केवल विचार देने तक ही केवल सीमित नहीं रखना है, उसको कुछ ना कुछ एक सकारात्मक एक्शन के रूप में भी परिवर्तित करना है। मेरे तो यह विचार हैं आज की मीटिंग के लिए। लेकिन ये मुझे लगता है कि केवल आज ही नहीं, बल्कि हमें इस विषय पर भी बार बार बातचीत करने की जरूरत है। ये भी बहुत जरूरी है कि ये वर्ष 2023 में बड़ा महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए, क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। और ऐसी जो घटनाएं हैं, ये पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि ऐसी घटनाएं होंगी। छोटी छोटी बातों को बढ़ा करके बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जो भी ये तत्व है। तो इससे हम अपने आप का बचाव कैसे करें, हम कैसे सुरक्षित रहें, हम स्वयं, परिवार, अपना शहर, गांव, प्रदेश, जो जो भी है, जहां तक भी हम सोच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। एक नागरिक होने के नाते हमारा क्या दायित्व है, एक नागरिक होने के नाते हम हमें क्या करना चाहिए। हमारा दायित्व, हम
कहते तो हैं कि सरकार हमारे लिए ऐसा करे, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमारा क्या दायित्व है, हमें क्या करना चाहिए, और हमें अच्छे और भले की जो पहचान है उसको करते हुए हमें क्या करना चाहिए, इन सब विषयों पर भी अगर हम बातचीत करते हैं तो निश्चित रूप से आगे कुछ एक रास्ता निकल सकता है। रास्ता जटिल है, कठिन है, विवादों से भरा हो सकता है, कठिनाई से भरा हो सकता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होगी तो फिर रास्ता भी नहीं निकलेगा, रास्ता आगे बनेगा नहीं। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, ओम। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपने मार्गदर्शन दिया और सभी विषयों पर आपने जो है हम सबको दिशा दी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। और चाहे वो सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे घटनाओं का देश और विदेश में और विभिन्न राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं, अफवाहें होती हैं, कहीं सोशल मीडिया का दुष्प्रचार होता है, इन सब पर ध्यान देना है। आने वाला चुनावी वर्ष है, चुनाव में भी हमको सजग रहना है और हमें अपना एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपना कार्य करना है। कल आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने हैंड रेज किया था, उनको नहीं सुन पाए थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन में अपना सुझाव, अपना मार्गदर्शन, हमें भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करना है, हमारा भारत पुनः राम राज्य कृष्ण राज्य में हो, परिवर्तित हो। आइए दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करते हैं, आप आए, अपनी बात रखें, मार्गदर्शन दें। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद, प्रणाम। अब मुझे 3 मिनट का समय दीजिएगा और मैं पुनः उपस्थित होता हूँ, कृपया। जी 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 जी, चलिए, बहुत सुंदर। और हमारे चूंकि कल इसको, हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय शरद वर्मा जी को कि वो आए। कल उनका पूरा संवाद नहीं हो पाया था, उनके ओजस्वी वक्तव्य और उनके सुझाव सदन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उनकी विचारधारा सुने। और आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करते हैं। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज पवन सर ने जिस दिशा में कुछ दिखाने को कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ जा रहा है भारतवर्ष और आगे क्या, ये जो हरियाणा में जो घटना हुई है वो बढ़ेंगी क्या, ये चीजों पे बहुत विचार करना पड़ेगा। पता चला अच्छा अच्छा होते जा रहा है और पीछे से साफ होते जा रहा है। इन घटनाओं को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी पौधा जब अंकुरित होता है तो उसी समय वो बता देता है कि वो पेड़ में कौन से फल उगाने वाला है, फलाने वाला है। हमें इन छोटी घटनाओं को बहुत ध्यान देना होगा और ये घटनाएं समाज, देश सबको प्रभावित कर सकती हैं। इतने खतरनाक तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि फौज बुलानी पड़ी कंट्रोल करने के लिए। ये सारी जो स्थिति चल रही है इसमें भारत सरकार को भी और जो बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं हैं उन्हें भी इन बड़ी समस्याओं को कैसे, ये क्या आबादी पे कंट्रोल का कोई तरीका होना चाहिए, क्या वोटिंग परसेंटेज जो रहता है, वोटिंग से कंट्रोल, किस तरीके से इसको कंट्रोल करना पड़े। इन चीजों का कंट्रोल बहुत जरूरी है देश के लिए और भारत के लिए। भारत शब्द आते से ही हर हिंदू की, हर भारतवासी की आत्मा जाग जाती है। भारत शब्द और भारत में की ओर जो गलत निगाहें देखती हैं, जो गलत चीजों को बढ़ावा दे रही हैं विदेशी ताकतें, उन्हें भी समझना पड़ेगा। ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पहली बार ऐसे हैं जो पूरे विश्व में भारत देश की पहचान बनाई है। आज भारत देश का नाम बड़े गौरवपूर्ण तरीके से लिया जाता है।
मैं जब हॉलैंड गया था तो मैंने देखा था कि वहां सारे झंडे लगे हुए थे और भारतवर्ष का भी झंडा लगा हुआ था। हमने उनसे पूछा था उनके हॉलैंड के रिसर्च सेंटर में कि आपने हमारे भारत का झंडा लगाया है, ये कौन लगा के गए थे? तो उन्होंने बताया था कि 2016 में माननीय मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि आपके रिसर्च सेंटर में भारतीय झंडा भी होना चाहिए, जब उन्होंने अपने भारतीय झंडा को शामिल किया था। ऐसी उनकी कई विशेषताएं हैं और कई बड़ी बड़ी शक्तियां भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और लेंगी आगे चल के, जो इस विभिन्न फूल रूपी भारतवर्ष को एक माला में पिरोने का काम करेंगी। और एक कानून जब बन जाएगा, एक कानून होना बहुत जरूरी है। कानून में कोई भारतीय पैसा खर्च नहीं होता और कानून का पालन भी तगड़े तरीके से होना चाहिए। कल मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इतने केस हैं कि जितनी अमेरिका में जनता है उतने केस पड़े हुए हैं पेंडिंग। इतने केस क्यों पेंडिंग है? एक परिवार अपना कानून से मदद के लिए चाहता है तो इतनी बड़ी जनसंख्या एक कानून की तरफ देख रही है कि उसे कानून नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों है? इतने सारे केसों की पेंडिंग क्यों है? केस तुरंत क्यों नहीं निपटते हैं? एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा पाता है? ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। आज छोटे से छोटा आदमी कानून चाहता है, अपना न्याय चाहता है, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। इतनी महंगी कानूनी व्यवस्था, न्यायी व्यवस्था, उस न्यायी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का एक वकील हेयरिंग के लिए आता है तो लाखों रुपए घंटे से चार्ज करता है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि ऐसे लाखों रुपए हेयरिंग चार्ज में वो खड़ा होकर अपने लाखों रुपए लेता है? क्या आम आदमी ऐसी करोड़ों की हेयरिंग में जो वकीलों को चुकाई जाती है, क्या आम आदमी चुका सकता है? इन चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा जी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ जी। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय शरद वर्मा जी, आपने अपनी बात रखी और हरियाणा की बात, और न्यायालय में बाकी में केस पेंडिंग रहती है और व्यक्तियों का शोषण होता रहता है। यह गलत प्रक्रिया है, इसको में सुधार होना चाहिए, शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। ठीक, बहुत सुंदर। आदरणीय रवि आदित्य जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी थी और विशेषकर अभी आदरणीय पवन सर ने जो एक मार्गदर्शन दिया हमें, जब ये कक्षा आरंभ हो रही थी तो जो उनकी सोच है, उन्होंने जो एक सामरिक घटना है जो मैं भी कहूँ कि अभी जो एक रिलेवेंट होती है, जो करंट टॉपिक होती है, हमेशा उस पे उनकी ओर से एक चर्चा करना और एक जो एक दायित्व होता है हम लोग की, उसकी तरफ वो काफी मुखर और प्रखर रहे हैं। कारण कि जब वो चर्चा में आती है तब वो आप उसको भविष्य के दृष्टिकोण से आप उसको देख सकते हैं। अभी के समय में जैसे अभी आदरणीय शरद वर्मा जी ने भी एक चर्चा को आगे वो बढ़ा कर लेकर के गए, तो मेरा इस पे एक चीज कहना था कि भारत और इंडिया में एक शब्द के अलावा एक जो विशेषकर एक जो कहते हैं कि हमारे बहुत सारे वक्तागणों ने कल इस बात को कही, इस बात को सामने में रखा, और कि हमारी जो भोजन प्रणाली थी, जो हमारा कल्चर सिस्टम था, वो अभी काफी कुछ बदला है। कुछ समय के साथ कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है, लेकिन आप पूर्ण रूप से अगर अपने जड़ को अगर आप हटाते हैं तो उसमें दोष जो है हमारे समाज का होता है। और समाज के ऊपर अगर मैं कहूँ जो एक प्रणाली है, जो एक सिस्टम है, सिस्टम क्या फॉलो करता है उनकी ओर से होता है। कभी कभी कुछ चीजें इम्पोज होती हैं, जैसे अभी शरद वर्मा जी ने न्यायपालिका के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाया, तो आप अभी अगर सोचें कि ये न्यायपालिका पे उनकी ओर से प्रश्न चिन्ह लगाना वाकई उचित है, क्योंकि अगर हम लोग 1860 के कानून को या पुलिस एक्ट 1861 के कानून को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप न्याय सिस्टम को कैसे आप मान सकते हैं कि ये इंसाफ आपको किसी को देगा? ये कहते हैं प्रोवर्ब की जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर वो देर हो रहा है तो उसके लिए कोई काम का नहीं है। ये वाकई सच है कि अगर आप किसी चीज को पाने में एक
अगर मैं नाम आप लोग को सर्च करके बताऊंगा कि 1971 के कर्नल को अपने प्रॉपर्टी को लेने में अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंचकुला में 23 सालों से वो लड़ रहे हैं, जो कि 71 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ काफी अच्छी लड़ाई में और काफी उनके जो कहते हैं ना मुहावरों में कि दांत खट्टे किए वैसे काम किए। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखें कि कभी कभी क्या होता है कि अगर एक हमारे जैसे हम अपने मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाके अगर आप कुछ डोनेट करते हैं, उसमें एक जनहित याचिका उसमें डली हुई है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट 1951 के लिए। तो इस एक्ट को हटाने के लिए वहां पर ये चीज दिया गया है कि आप उस एक्ट को हटाएं। कारण है कि हम अपने मंदिरों में अपने तरफ से पैसा देते हैं, उस पैसे का उपयोग जो सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो मुस्लिम संस्थाओं और दूसरी चीजों में करती है, क्योंकि इसका अधिकार सर्वाधिकार उनके पास ना होकर के कभी भी आप चर्चों के माध्यम से वैसे मुस्लिम संस्थाओं के माध्यम से सरकार नहीं कर सकती है। ठीक उसी तरह से आप अगर अभी देखें कि किसी भी राज्य के स्तर पे या किसी भी टेररिस्ट को अगर न्याय की व्यवस्था की आवश्यकता है, वो रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है। सुप्रीम कोर्ट का अभी कॉग्निजेंस जो कहते हैं ना, संज्ञान लेना, वो अभी जो आदरणीय पवन सर ने मणिपुर की बात चर्चा उठाई, तो मणिपुर के संदर्भ में उन्होंने कहा, जो कि मणिपुर के संदर्भ में बहुत सारी चीजें जो हैं, उसके अलावा बंगाल की इतनी वर्स्ट स्थिति है, कभी आप लोगों में से किसी लोगों ने भी न्यूज में भी नहीं सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट वहां संज्ञान ले रही है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी उस चीज पे संज्ञान नहीं ले रही थी जो अभी आदरणीय शरद वर्मा जी ने उठाया कि पेंडिंग केसेस होता है, जो सिस्टम प्रणाली इतनी लचर है कानून की कि वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि अगर आप लोअर कोर्ट की तरफ से मूव करते हैं, वहां आपके पास पैसा नहीं होता है और आप उस चीज को मूव करते 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 वो आपकी जो टाइम पिटिशन जो होती है, जो तारीख का पीरियड होता है, वो इतना लंबा चला जाता है। तो भारत के लिए एक चीज सबसे पहले अति आवश्यक है, जहां आपको न्याय व्यवस्था गड़बड़ाती है वहां पे भ्रष्टाचार वहां सबसे पहले, क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन में है। बिहार में जब लालू प्रसाद जी ने चारा घोटाला किया और कई एक जगह बहुत मेजर घोटाले हुए हर एक राज्यों में, तो आप देखेंगे कि वहां नेता इतने कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। हम लोग न्यूज में हम लोगों ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का चर्चा सुना, हम लोगों ने कोल घोटाला का चर्चा सुना, लेकिन क्या भारत सरकार उससे रेवेन्यू निकाल पाई? कभी नहीं। आप इलेक्शन से पहले की घटनाओं को देखें, केजरीवाल जी शीला दीक्षित की फाइल लेके मूव करते थे। तो एक भारत शब्द का प्रयोग एक जो कहते हैं ना कि अगर आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई को खत्म हुई, जो मिडिल क्लास फैमिली की ओर से जो रिटर्न फाइल होता है, जो बीच के लोग जो ईमानदारी पूर्वक टैक्स रिटर्न करते हैं, और आप टैक्स रिटर्न करने के बाद आप उस चीज को कभी आप आकलन करेंगे तो हर चीज में आपको एक चीज लगेगा कि कहीं एक ऐसा लैकुना है, एक ऐसी लूप होल होती है जिसका फायदा दूसरे लोग उठा के चले जाते हैं। एक कश्मीर का मुद्दा जो था, जब कश्मीर की घटना पे मैंने बहुत सारे राइटरों की किताब मैंने मंगा के, बहुत सारे पत्रकारों की मैंने बुक मंगा के मैंने पढ़ा कि वो उस तरह की घटनाओं को जिसको पब्लिश नहीं किया गया उस वक्त में, अब उस दौर में और अभी तक में आश्चर्य आप लोग करेंगे, 40-50 हजार रोहिंग्या वहां जाके बस चुके हैं। लेकिन हिंदू लोगों को अभी भी वहां पे जो आर्मी की पोजीशन है, आप जम्मू जाएंगे, जम्मू में शुरू से जम्मू हिंदू क्षेत्र रहा है और कश्मीर भी जो है वो हिंदू बहुल क्षेत्र रहा है। लेकिन क्या होता है कि आपका संस्कृत को कैसे आप सबोटाज कर दें, कैसे आप तोड़ दें, जो हमारा कल्चर सिस्टम है। आप घर में जो खाने की जो सिस्टम होती है, अगर उस सिस्टम से बाहर होता है, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, वहां पे जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड हैं वो आपको फास्ट फूड की व्यवस्था जो है अलग अलग तरीके से आपके सामने में अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ वो वहां परोस रहे हैं। तो जो संस्कृति पे जो कुठाराघात कहते हैं ना, वो सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से शुरू होती है, हमारी न्याय व्यवस्था से शुरू होती है। न्याय व्यवस्था में सिंगापुर की एक घटना ले लें, आप अगर दूसरे कंट्री में कहीं भी चले जाएं तो हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर हमें आज आदरणीय पवन सर की तरफ से काम हमें मिलता है तो उसके लिए ये होता है कि आपने क्या किया। तो क्या भारतवर्ष में या इस सिस्टम में अगर कोई चीज होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती है? चॉइस नहीं हो सकता है कि आप अपने मतलब से इस काम को करें, आप अपने मतलब से उसको काम को करें। क्योंकि कारण है कि लोगों के सामने में जब तक ये चीजें पार्ट नहीं सुधरती है, क्योंकि अगर हम 1860 के इंडियन पिनल कोड को लेके चलेंगे, 61 के पुलिस एक्ट को लेके चलेंगे, तो ये सिस्टम जो है आप मान के चलें कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ जो आंतरिक कहते हैं ना, आंतरिक परिवार में हम उस संस्कार को रख पाएंगे, लेकिन वैचारिक रूप से ये मतभेद जो होता रहेगा। आज अगर हमारा ये एक्ट सुधरा हुआ रहता तो एक्शन तुरंत इंप्लीमेंट होता है, सजा तुरंत इंप्लीमेंट होती है। लेकिन यहाँ अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट सजग है
है, रात के 12 बजे कोर्ट खुल सकती है, एक आम आदमी के लिए 12 बजे कोर्ट कभी नहीं खुल सकती है। आप इस सिस्टम को फॉलो करके देख लें कि जज साहब का मैं अपने पारिवारिक परेशानी में जब मुझे इधर एक आध बार कोर्ट जाने का मौका मिला तो मुझे लगा कि इतने वो लोग कंफर्टेबल हैं, वो पेड स्टाफ है, गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है, उनको गाड़ी है, उनके साथ फोर्स अटैच है, लेकिन जब आप उनसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो एकदम रिलैक्स मोड में है कि नहीं, मुझे इस लिटिगेशन को बहुत अच्छे से निकाल देना है क्योंकि मेरा टेन्योर जो है 6 महीने के बाद मेरा ट्रांसफर हो जाना है। तो आप किसी भी तालुका स्तर पर जाए, किसी भी लोअर लेवल पर जाए, जहाँ अंचल अधिकारी जिसको सर्किल अफसर बोलते हैं, कभी किसी के पास में वो छटपटाहट आपको कभी नहीं दिखेगी इन इस व्यक्ति को जो न्याय की जो अंतिम कड़ी है वहां पे ये चीज पहुंच जाए। और सरकार को कुछ चीजें जनहित याचिका के अलावा भी संज्ञान लेना ही पड़ेगा। कारण है कि कुछ अगर वो नहीं लेती है तो ये चीजें दूरगामी बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी, आपने अपना विचार रखा। आदरणीय रविशंकर मेहरा जी सादर आमंत्रित थे, आप अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। ऐसी ही घटना पर हमने पिछले वर्ष भी चर्चा की थी और ये सब बातें जो है चर्चा में रह कर के ही खत्म हो जाती है। करना क्या है, जो एक वर्ग है उसका स्पष्ट ही दृष्टिकोण है कि हमको आगे इस तरफ ही बढ़ना है और हम लोगों का दृष्टिकोण बड़ा ऐसा है कि विकेंद्रीकृत है, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हम किस तरह से ये करें। बात यह है कि जब तक हम शिक्षा को पे ध्यान नहीं जाएगा, शासन का या प्रदेश का, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलने लगेगी, सब एक साथ होने लगेंगे तो उनके मन में, अभी मदरसे में अलग शिक्षा है, चर्च के स्कूल में अलग शिक्षा है, प्राइमरी राज्य स्कूल में अलग है, केंद्रीय स्कूल में अलग है, सब अलग अलग है, सब अपने अपने कर रहे हैं। अब ऐसे में सब एक साथ तो किसी को कोई ज्ञान मिल नहीं रहा। अब मदरसा में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये शासन को ही नहीं मालूम, ना कभी देखते हैं ना कुछ समझते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या है। हम रोज क्या कह रहे हैं, जैसे अभी फ्रांस में उन्होंने कहा भाई यदि आप जो भी इटली में कहा है जो भी कह रहे हैं अपनी भाषा में कहो, वो हो ही, हमारे यहाँ वो होते ही नहीं है। जो जिसको जो समझ में आ रहा है उन्होंने कहा भैया मदरसा में ये चल रहा है, क्रिश्चियन स्कूल में ये चल रहा, आप देखेंगे उनकी अलग अलग कविताएं चल रही है, अलग अलग सब चल रहा है, तो कैसे एकता स्थापित होगी। ये इसमें तो दबाव ये होना चाहिए कि कम से कम 10वीं तक तो एक जैसी शिक्षा हो, जब तक बच्चे कम से कम एक समान पढ़े तो उनको कुछ समझ आए। अब बात हो रही है भारत की, पढ़ रहे हैं इंग्लैंड की बातें, तो अब ये अरबी में पढ़ रहे हैं तो अरब की बातें पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में तो कुछ होना नहीं है। तो सबसे मस्ट है अब स्कूल पे ध्यान होना चाहिए, शासन का भी और हम लोगों को भी अपना दबाव बनाना चाहिए कि एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, और यदि एक जैसी शिक्षा नहीं होती है तो बहुत मुश्किल काम है। और हम लोग किम कर्तव्य पूर्ण जैसे बैठे कुछ सोच ही नहीं पा रहे क्या करें। अभी भी जैसे आप आदरणीय पवन सर जी ने कहा तो वो भी कह के बस अब आगे क्या करना है इस पे कोई मतलब न सरकार का सोच है, न समाज का सोच है, न व्यक्ति का सोच है, क्योंकि जिस तरफ वो मामला जाता है उस तरफ कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि वो मामला तो बिल्कुल फिर टेट फार टेट पे ही है और दूसरा कोई साधन ही नहीं है। कैसे आप कोई आपको मारने आ रहा है तो आप बचाव कैसे करोगे। ये 3000 लोग बंद हो गए, क्यों हो गए भैया। कश्मीर से लोग कैसे भग गए, मणिपुर में कैसे भग रहे, बंगाल में क्यों भग रहे, क्योंकि और यदि आप उस तरह से खड़े होते हैं तो सबसे पहले आप पिटते हो। ये भी आप देखें, अभी हमने वीडियो में देखा कि जो कावड़ लेके आ रहे थे पुलिस वालों ने सबसे पहले उन्हें पे ही लठ चलाए हैं, और ये समझ लो वो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे से ये डंडा मार रहे हैं। अब आपकी प्रतिक्रिया में यदि कुछ हो रहा है तो ये क्या है। शासन ये नहीं कर सकती कि द्रोण दूसरे काम के लिए तो द्रोण ऊपर कहाँ कहाँ पत्थर पड़े ये तो वो देख सकते थे, वहां से वो जहां से वो कावड़ यात्रा आ रही उसके साथ साथ द्रोण चल जाता, 1 मिनट में सब पता चल जाता कौन ने क्या किया कौन ने कुछ नहीं किया।
ये सब तैयारी कहने की है, वो तो सब लड़ाने झड़ाने के लिए है। वोट पाओ और राज करो। जी हो। जी मेहरा जी, आपने अपनी बात रखी, सदन ने सुना। व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए। आपने कहा शिक्षा एक जैसी होना चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब में एक कक्षा एक से लेकर 10 तक एक जैसी शिक्षा होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपनी बात रखें। चलिए, आपका शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को मैं सादर आमंत्रित कर। जी बहन जी आ गई हैं। बोलिए बोलिए, आप म्यूट हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सदन में आ रही है जी आवाज? आ रही है। जी जी अनम्यूट में आया था, आप अनम्यूट हो गए, पहले हाँ। म्यूट था। ये जो 2 दिन से हमारी चर्चा चल रही है, तो समस्या बहुत गंभीर दिखाई देती है। एक्चुअली यदि हम प्रैक्टिकल बिल्कुल जाकर देखते हैं, तो उचित और अनुचित में भेद करना बड़ा मुश्किल होगी। उचित जो होता है वो दंड भोगता है, अनुचित जो होते हैं वो बड़े आराम से कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। अभी जैसे न्याय व्यवस्था की बात चल रही थी, मैं सुन रही थी, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लचर है कि इतनी सरकार सैलरी दे रही है सब जगह, लेकिन यदि हम न्याय के लिए कोई काम करना चाहें तो साल बीतते रहते हैं, तारीख पे तारीख लगती रहती है, और जज को भी एहसास हो जाता है कि पक्ष कौन सा सही है और कौन सा गलत है, लेकिन वो फिर क्या देखते हैं कि मजबूत पक्ष कौन सा है। मजबूत पक्ष कितना भी अपराधी है तो वो बड़े आराम से रहता है, और सही इंसान तो वो उसकी उम्र ही बीत जाती है और दूसरी पीढ़ी आ जाती है, वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी पीढ़ी में, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। और कैसे बुराइयां दूर हुई, हम एक भारत की कल्पना भी करते हैं, और सच में कल भी मेरा ये था कि जो हमारा प्राचीन भारत था, तब राजतंत्र व्यवस्था थी, लोकतंत्र प्रणाली भी नहीं थी उस समय की, जब हमारी जीडीपी 38% होती थी। और अच्छाइयों के साथ साथ जब तक हम अपनी बुराइयों को दूर नहीं करेंगे तो सुधार होना मुश्किल है, और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक व्यक्तिगत हर इंसान ये ना चाहे कि हमें ये अपने लेवल पे अच्छा कार्य करना है, और चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, जब तक हर व्यक्ति का प्रयास नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल है सुधार होना। एक कल्पना है, और पूरी कल्पनाओं पे हम बात करते रहें। अभी राजनीति का भी हम देख रहे हैं कि जब रामलीला मैदान में केजरीवाल जी पहली बार उन्होंने आंदोलन किया अन्ना हजारे के साथ, तो उनकी बात सुन करके लगता था कि ये आदमी कितना सच बोल रहे हैं, और सचमुच में राजनीति हमारी इतनी करप्ट, इतनी भ्रष्ट और इतनी गंदी है कि कोई महापुरुष आके इन सब चीजों को ठीक करे। और एक उम्मीद लगी थी केजरीवाल जी से कि शायद कुछ सिस्टम, राजनीति का सिस्टम कुछ सुधरेगा, लेकिन क्या हुआ, एक मुकाम मिलने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 स्टेट में उनकी सरकार भी है, लेकिन सुधार तो कहीं भी दिखाई नजर नहीं आ रहे। अब लगता है कि वही केजरीवाल जो सबको चोर बता रहे थे, उन चोरों के साथ उन्होंने बहुत बढ़िया गठबंधन भी कर लिया, और जो एक विचारधारा के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, वो विचारधारा तो विलुप्त हो गई, वो तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही इस टाइम। तो बड़ा दुख लगता है फिर कि जनता को बेवकूफ बना दिया जाता है, हर बार बड़ी बड़ी बात होती है। और पहले भी भारत, जब हमारा प्राचीन भारत था, तो उस प्राचीन भारत से आज इतनी भारत की दुर्दशा कैसे हो गई इतनी अच्छी स्थिति से, क्योंकि हमारे यहाँ जयचंद भी है, उन जयचंदों ने ही भारत की स्थिति खराब कर दी, और वो भारत भूमि पर बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जब तक, मेरा तो यही मानना है कि जब तक हर व्यक्ति अच्छाई की ओर नहीं बढ़ेगा तो सरकार सब कुछ करने में सक्षम दिखाई ही नहीं दे रही। बस ये इतना ही कहना था, कहने के लिए तो इतनी बातें हैं कि समय कम पड़ जाता है, बट मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।
जी धन्यवाद। बहन जी, आपने अपनी विचार रखी। आदरणीय दिनेश सी श्यामवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी सुझाव रखें। जी आदरणीय सर, सादर प्रणाम, सदन को नमन। और मैंने कुछ देर से मैं जुड़ा, आदरणीय पवन सर बात रख रहे थे, अंतिम शब्दों को सुना। हरियाणा में क्या हुआ मैं इस बात से अनजान हूँ, लेकिन जब वो चर्चा हो रही है तो गंभीर ही बात होगी। मैं कल इधर आसाम पहुँचा और 2 कारण आने के रहे। एक तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह कार्यक्रम यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, और जो दूसरी बात है कुछ मेरे कार्य हैं छोटे-मोटे, जो कह सकते हैं देश के लिए हैं, वो ऑफ रिकॉर्ड ही रहेंगे। और अपनी तरफ से ये कोशिश है मणिपुर जैसी घटनाएँ और अन्य घटनाएँ ना हों। तो कुछ लोगों से मैंने बात की और मैं इधर आया। आदरणीय गुरुजी ने बात कही, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा तो हम ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन जिस शिक्षा पर फिर से विचार हो रहा है, आदरणीय हमारे योग ऋषि जी द्वारा भी अभी इस पे भारतवर्ष को सनातन शिक्षा में एकीकरण का कार्य आगे बढ़ रहा है, उसकी आवश्यकता, उस तरह की शिक्षा की आवश्यकता, हमारी शिक्षा व्यवस्था वापस लौटे, उसकी आवश्यकता है। और जो सारे घटनाक्रम अभी हमको देखने को मिल रहे हैं, वो व्यवस्था की बात है। और इस व्यवस्था के तहत जो हम भारत और इंडिया में अंतर की बात कर रहे थे, वो बात सामने आती है। कल भी हम चर्चा में भाग ले रहे थे और इस व्यवस्था के तहत जब समझ में आता है, तो जैसे हमारे खेतों में ज़हर बरपाने के लिए कंपनियों ने कार्य किए हैं, वैसे ही हमारी व्यवस्था में ज़हर बरपाने के लिए भारत का कंपनीकरण हुआ है और उसी कंपनीकरण का नाम है इंडिया। ये कंपनियाँ कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आ जाती हैं और कभी अलग-अलग अलायंस के रूप में आ जाती हैं, और वो लूट-खसोट की बात ही होती है। अगर ऐसा नहीं है, तो इंडिया तो पहले भी था जिसका नामकरण किया था। नए इंडिया की ज़रूरत भी एक प्रासंगिक मुद्दा है चर्चा का। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, तो स्वतंत्र होने में जो अराजकता का जो राजनीतिकरण है, उसकी घटनाएँ हरियाणा में होने वाली दिखती हैं, मणिपुर में, असम में, उधर बंगाल में होने की दिखती हैं। और ये सब शहर पड़ा है, इसमें ये सब घटनाएँ लिपटी हुई हैं वोट बैंक के शहर में। चाहे हम मणिपुर की घटनाएँ देखें, समझें या दूसरी घटनाएँ, लेकिन सब व्यवस्था हमारी चरमर है वोट बैंक के कारण। और इसी कारण अलायंस बनते हैं, इसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और दूसरी कंपनी बनती है। तो जो हमारी योगहार में जो चर्चा हो रही है, अभी आदरणीय दीदी जी बता रही थी या अन्य वक्ता भी बता रहे थे कि उस पे आगे कार्य क्या हो। वास्तव में एक कार्य तो सरकारों के द्वारा हो रहा है, दूसरा कार्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा है, पतंजलि जैसे अन्य संस्थाओं के द्वारा हो रहा है। तीसरा कार्य हमारा अपनी तरफ से भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भी व्यक्तिगत आहुति हम भी दें, तो इसकी आवश्यकता मुझे जान पड़ती है। और अभी मैंने बहुत सारे जब आदरणीय हमारे मुनीलाल जी भाई साहब ने मुझे पुकारा, तो मैं कुछ लोगों के साथ ही था, तो मुझे वहाँ से हटना पड़ा क्योंकि ये बातें मैं वहाँ पे नहीं कर सकता था। लेकिन इस तरह की बातों में भी हमारा हाथ हो, हमारा साथ हो, तभी हम इस भारत को भारत बनाए रखेंगे। क्योंकि मैंने शायद समय ज़्यादा लिया, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं सोशल मीडिया पे भारत और इंडिया के बारे में लिख रहा था, तो मैंने इंडिया लिखा और हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। और जब मैं हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख रहा था, तो लगा उसमें उसने कन्वर्ट किया इंडिया थॉट इज़ भारत। और तब मुझे लगा कि ये जो थॉट है, इंडिया का थॉट है, ये ठाठ-बाट करने का भारत है, ठाठ-बाट करने का इंडिया।
और इसी ठाट बाट के चक्कर में लोगों ने कभी हमें विभाजित किया। मैंने इतिहास के कुछ पन्ने पढ़ने की कोशिश की, तो हमें जातिवाद को घोर रूप से बांधा गया, जबकि हमारी जाति प्रथाएं कितनी अच्छी व्यवस्थित थी, वो सब जग जाहिर है। और कभी उन्होंने वोट बैंक, कभी हमने अलग देश में अलग देश बनाने के लिए, तो ये आक्रांताओं से जूझने का भी ये भूमि है। और कठिन परिश्रम करके जो तपस्या कर रहे हैं, जो ऋषि वर्ग तपस्या कर रहा है, उनकी भी ये भूमि है। लेकिन मौका देकर चौका लगाने वालों को भी ये भूमि कभी निराश नहीं करती है, वो देखती रहती है और बाद में उनका नाश करती है। हाँ, ये है कि बहुत लोगों को ठाट बाट की ही और ठाठ, और जब मैंने देखा एक रूपांतरण करके, ठाट बाट इन इंडिया, दैट इज इंडिया। अगर तो मैंने कुछ लोगों के सामने रखा, तो लोग खूब हंसे इस पे। तो लेकिन ये है कि आज पक्ष है, विपक्ष है और चुनावी गहमा गहमी है असल में। और जो लोकतंत्र का एक जो नदी बहती है, उसके दोनों पार्टों में जो सिमटी व्यवस्था है, ये पक्ष और विपक्ष, इसी से ये अराजकता फैल रही है। ये सच्ची बात है कि इसमें शिक्षा का अमृत बढ़ना चाहिए, लेकिन ये शिक्षा हमारी सनातनी शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। उसी के कारण हम भारत को भारत बनाए रखेंगे, वरना भारत जो कभी इंडिया बना और उसके टुकड़े हुए, फिर वो दल में बदल गया, फिर वो दलदल में फंस गया। लेकिन इसके लिए जनता को जागना होगा। और चुनाव में खासकर सबसे बड़ा जहर है चुनावी फुहड़ता। इस चुनावी फुहड़ता को हमें भगाना होगा, और फिर हमें अखंड भारत को बनाना होगा। फिर हमें कहना होगा भारत माता की जय। धन्यवाद, प्रणाम। ओम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, आपने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए अपना मार्गदर्शन दे। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा पवन सर ने शुरू की, और उनके वक्तव्य की एक बात मेरे मन को बहुत ही छू गई कि शांति पाठ करने से ही शांति नहीं मिल सकती, उसके लिए और भी कुछ करना पड़ता है, एक्शन प्रोग्राम लेने पड़ते हैं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। यदि हम किसी मंदिर में बैठे हैं, शांति पाठ कर रहे हैं और बाहर में डीजे चल रहा है, शांति नहीं मिल सकती। तो हम क्या करते हैं कि भाई वो डीजे बंद करो, वो प्रोग्राम बंद करो, तभी वहां पे मंदिर का प्रोग्राम चल सकता है। ऐसी ही स्थिति हर जगह पे होती है। मैं एक्शंस की बात करूंगा, क्योंकि पवन सर ने और बाकी मुनिरा जी और आदि सभी चिंतकों ने बोला है कि भाई चर्चाएं तो होती है, हम भूल जाते हैं, फिर क्या करें। एक्शंस के 2-3 पॉइंट्स मैं बोलता हूँ। पहला तो पॉइंट ऐसा है कि जैसा सीसीटीवी के चलन है, वैसा ही ड्रोन कैमरा होते हैं, और सबको पता है। तो जहां जहां पे ये बड़े धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पे ड्रोन के जरिए वो मेन प्रोग्राम होने के एक कम से कम 3 दिन के से लेकर कि ड्रोन फैसिलिटी के माध्यम से क्या क्या कुछ गड़बड़ियां चल रही है, नहीं चल रही है, तो इसके बारे में एक अगर उसकी फोटोग्राफी ली जाए, ये फोटोग्राफी दो तरह से हो सकती है। एक तो मंदिर की जो कमिटी होती है, मंदिर को ही इतना बड़ा प्रोग्राम अगर आप आयोजित कर रहे हो, लाखों या हजारों रुपए का भंडारा कर रहे हो, तो आप 10-20 हजार रुपए का खर्चा करके निश्चित रूप से ये ड्रोन का काम किसी एजेंसी को आपके माध्यम से दे दो, और उसके लिए भी 5-10 हजार का खर्चा होता है, तो वो करो। और वो प्रोग्राम से 3 दिन के पहले से जो 3-4 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे ड्रोन घूमते रहेगा, फोटोग्राफी लेते रहेगा, और उसकी टाइम टू टाइम जो खबर है वो खबर मंदिर को देता रहेगा, ताकि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स में बहुत सुधार आ जाएगा, और लोगों को एक डर भी निर्माण हो जाएगा, जो मतलब गलत व्यवस्थाएं करते हैं कि हाँ भाई कैमरा में हम कभी पकड़े तो नहीं जाए। तो इसलिए उस तरह की व्यवस्था जो भी बड़े आयोजन करने वाले जो मंदिर होते हैं, तो उनके साथ उनको ये दायित्व दिया जाए। एक दूसरा कि जैसा कि किसान कॉल सेंटर होता है, कि भारत का कोई भी किसान वो कॉल सेंटर पे इमीडिएटली होता है, बोल देता है, और वहां पे से एक्शंस आती है। तो वैसा ही ये जो जहां जहां पे ये बड़े बड़े चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, इसके लिए जो आयोजक होते हैं, तो भाई इसके लिए एक कॉल सेंटर जैसा एक सेंटर बनाया जाए। भले ही वहां पे अलग अलग डेस्क रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि के लिए, या क्या रहे, वो इंटरनल व्यवस्था का पार्ट है। तो जैसे बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें
बराबर चल रहा है या कुछ गलत चल रहा है, इसका टाइम टू टाइम अगर रिपोर्टिंग के लिए वहां पे जैसा एक रिलीजियस कॉल सेंटर बोलेंगे हम, तो रिलीजियस प्रोग्राम कॉल सेंटर बोलेंगे, तो रिलीजियस प्रोग्राम कॉल सेंटर का एक निर्माण किया जाए और वहां पे जो व्यवस्था है आदान प्रदान वाली, वो आदान प्रदान वाली व्यवस्था हो। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा धार्मिक प्रोग्राम्स के लिए कई समितियां बनती है, और ये समितियां जो बनती है सबके सब मंदिर के अंदर वाले प्रोग्राम के लिए बनती है, वो भोजन समिति रहे, स्वच्छता समिति रहे, सब रहे, लेकिन उसके साथ में एक जिसको हम बोलेंगे कि एक्सटेंशन कमेटी जिसको बोलते हैं कि बाहर के, कि मंदिर के बाहर की डिसिप्लिन कमेटी जिसको बोलेंगे, मंदिर के बाहर की डिसिप्लिन कमेटी जो रहती है, तो वो एक कमेटी हर मंदिर बनवाए ऐसे प्रोग्राम के समय कम से कम कि जिसमें 5-25 या 50-100 जो भी है वो भक्तगण वो समझे कि बाहर में व्यवस्था रखना, शांति रखना, और कोई जो गलत चीजें करने वाले लोग हैं इन पर ध्यान रखना, और वो अंदर के भक्तों को उससे बचाना, यह भी मंदिर का ही काम है। इस तरह की एक कमेटी हर ऐसे बड़े प्रोग्राम के पहले बनाई जाए, और उसमें भी जैसा हम भगवान की मंदिर में खाना परोसने से लेकर उसके झूठन उठाने के लिए जितना हम भक्तिपूर्ण काम करते हैं, यही भी काम भाई वैसा ही आचरण वाला है। ऐसा संदेश भक्त जनों के मन में दे कि भाई हम मंदिर के बाहर का वातावरण देखेंगे और वहां पे डिसिप्लिन देखेंगे। इस तरह की यदि शिक्षा दी जाती है, इस तरह की भावना यदि उनके मन में निर्माण की जाती है, तो ये 2-3 बिंदु निश्चित रूप से ऐसे है कि ये अंदर वाले लोगों की, जैसा हम बोलते हैं कि भाई फौजी बॉर्डर पे है इसीलिए हम हिंदुस्तान में शांति से रह सकते हैं, तो वैसा ही कि मंदिर के बाहर की डिसिप्लिन कमेटी है, उसमें जो भक्तगण है वो बाकी व्यवस्था देख रहे हैं, इसलिए अंदर के जो भक्तगण है वो बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहे हैं और सब सेवा कर रहे हैं। इस तरह का एक जिसको अवेयरनेस प्रोग्राम बोलेंगे, एक्सटेंशन प्रोग्राम बोलेंगे, डिसिप्लिन वाला प्रोग्राम बोलेंगे, ऐसा जब तक नहीं किया जाता तब तक पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स जिसको बोलेंगे, पब्लिक अवेयरनेस ग्रुप्स जो बोलेंगे, क्योंकि आखिर हर काम सरकार करे ऐसी बात नहीं है। हाँ, सरकार की मदद ली जा सकती है, लेकिन ये हमारे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जहां जहां रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी जो हरियाणा में जो बात हुई है, तो ऐसे चीजों में मैं खत्म होगा ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन कमियां जरूर आएंगी, बिल्कुल जरूर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर रहता है कि हमको कोई देखने वाला है, हमको कोई झांकने वाला है और हमारी गलती पकड़ने वाला है। ऐसा बोला तो गलतियां खत्म नहीं होती, लेकिन गलतियां की संख्या बहुत तादाद में कम हो जाती है। यही मैं बिंदु रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं, सदन ने सुना है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, समय क्योंकि अब अपनी ओर बढ़ रहा है। आदरणीय भूपेश शास्त्री जी, आप सादर जी ओम। सदन में उपस्थित समस्त बंधुओं को सादर प्रणाम। चर्चा का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आज चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से उठाए जाने वाले उपायों पर आदरणीय दादा डॉक्टर किशोर दुबे जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा है। बंधुओं, अभी एक घटनाक्रम 28 जुलाई को उज्जैन के कंट्रोल रूम पुलिस के सामने घटित हुआ और उसकी वीडियो वायरल हो गई। एक विधर्मी बालक कंट्रोल रूम के सामने खड़ा होकर राजाधिराज कालों के काल महाकाल महाराज की सवारी को रोकने का साहस करने का एक उद्बोधन वहां सबके सामने देता है और कहता है कि आप बरसों से चली आ रही, अनादिकाल से चली आ रही परंपरा भगवान महाकाल की शाही सवारी को रोक निकाल कर दिखाइए उज्जैन शहर से। पवित्र शहर के अंदर एक बालक का ये साहस यदि आज के इस सोए हुए समाज को समझ में नहीं आता है और उसे एक घटना मात्र का रूप दिया जा सकता है, एक भावावेश का रूप दिया जाने का प्रयास यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा इस तरह के ऊपर
जो तथाकथित अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और आने वाली खतरे की इन घंटियों को नहीं सुन रहे हैं और उसे अपने हिसाब से वोटों की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस तरह की छुटपुट घटनाएं भी बोल रहा हूं मैं, तो हरियाणा में हुई बहुत बड़ी घटना है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उज्जैन के अंदर। संज्ञान में लिया गया समस्त सनातन समाज की ओर से, कुछ भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की घटना है। हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार, हरियाणा में हुआ यह व्यवहार, वह एक गंदी मानसिकता का परिचय है। आसुरी ताकत अपने कामों में लगी हुई है। केवल हमारा ही एक सा सनातन समाज है जो अन्य जगह पर, अन्य लक्ष्यों पर भटक गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पैत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जरूर है तुमसे कि मैं वादा करता हूं आप लोगों से, वचन देता हूं आप लोगों को कि जब जब इस धरती के ऊपर पाप, अनाचार, अत्याचार बढ़ेगा, सज्जनों के ऊपर, पापियों के ऊपर, सज्जनों के ऊपर, पुण्य आत्माओं के ऊपर, साधुओं के ऊपर, संतों के ऊपर, सहज हृदय व्यक्तियों के ऊपर, धर्मावलंबियों के ऊपर जब जब अत्याचार बढ़ेगा, मैं जरूर आऊंगा और किसी ना किसी रूप में जरूर आऊंगा। भूल रहे हैं हम लोग। हमारे जागरण का समय है ये। हम किसी का प्रतिकार नहीं करना चाहते, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। जब तक आपकी तैयारी नहीं रहेगी, इस तरह के हमले होते रहेंगे, इस तरह के चैलेंज होते रहेंगे। जागने का समय है, जागने का समय है, जागने का समय। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, आदरणीय शास्त्री जी। हमें जागने का समय है, बिल्कुल सही बात है कि जागने, अब हमें जागना होगा और एक्शन में आना होगा। नहीं तो जो घटनाएं की चर्चा हो रही है, बहुत ही उज्जैन की घटना या हरियाणा की घटना या विभिन्न जगह की, ये घटनाएं सिर्फ देख रही हैं समाज क्या करने वाला है, क्या करता है। अभी तो ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल है जो हम हल्के से ले रहे हैं, और अगर वहां पर उसको, उस घटना को हल्के में लिया जा रहा है, तो बड़ी घटनाएं भी होना बिल्कुल संभावित है। इसलिए अगर सरकार और हम सब समाज जागरूक नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत ही अचंभित करने वाली घटनाएं हो सकती हैं। आदरणीय सुमित वर्मा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। सदन को अभी दो विषय पे बात हो रही है। एक तो कल का जो विषय था इंडिया और भारत, और अभी हरियाणा की जो घटना है। तो शायद समय लंबा हो सकता है, 8 भी बज चुके हैं। तो जो वर्तमान की घटना है उसके परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूंगा कि हमें इसको वैश्विक स्तर पर देखना चाहिए और इतिहास से देखना चाहिए और इतिहास से सीखना चाहिए। हमने ISIS को भुला दिया। हम अगर हरियाणा को बस देख रहे हैं और फ्रांस, स्वीडन और यूरोप को नहीं देख रहे हैं, तो हम पे उंगली उठाते हैं कि ये कट्टरवादी हैं, ये पुरानी सोच वाले हैं। जबकि हमको उदाहरण देना चाहिए कि ये पूरे विश्व की समस्या है। वो जो एक संप्रदाय है, एक धर्म के लोग हैं, उनका वो एजेंडा जब से उनका प्रादुर्भाव हुआ है तभी से है कि साम दाम दंड भेद से हमको अपने आप को विस्तारित करना है। और जो हम बार बार सोशल मीडिया में इसका सुनते हैं कि गजवाए हिंद एक प्रोजेक्ट है 2040 का, और ISIS भी भारत को खुरासान के रूप में दिखाता है अपने नक्शा में। तो वो क्यों ऐसा ही नहीं है। और हमारे साथ समस्या ऐसी हो जाती है कि बहुत सारी समस्याएं रोज की रोज आती है और हम पिछली घटना से को भूल जाते हैं। और वो स्वाभाविक भी है कि हम कितनी चीजों को ध्यान में रखें अपने वर्तमान दैनिक जीवन में जो गतिविधि है, और ये जो बाहर की समस्याएं हैं, तो हम सभी की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक मयंक जैन करके हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी द बांग्लादेश क्रिसेंट। वो RSS से संबंधित भी हैं।
तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट मुगलिस्तान करके एक प्रोजेक्ट है जिसका ढाका में पीएचडी भी हुआ है। तो प्रोजेक्ट मुगलिस्तान है कि इस्लामाबाद से बेल्ट चलेगा जो पूरा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी इलाकों को लेते हुए जो चिकन नेक है असम की ओर नॉर्थ ईस्ट में, वहां तक हमको भारत को काट देना है। अब इस पे काम कैसे चल रहा है कि इस बेल्ट पे अधिक से अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाना है और वहां पे हमको विधायक सांसद बढ़ाने हैं। जकात फाउंडेशन है जो आईएएस तैयार कर रहा है और उसमें क्राइटेरिया ये है कि फ्री में मुस्लिम्स एंड उनको ही करेंगे और हिंदू गर्ल्स को, नॉट हिंदू आदमी को, उसको ट्रेनिंग देंगे। तो ये इतनी सारी हिडन रूप से चल रही है। अगर सबको व्यापक रूप से जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि भविष्य को लेकर अपने आप को डराएंगे नहीं, तो तब तक हम इसके ऊपर एक्शन पे नहीं कर पाएंगे। नहीं तो केवल बौद्धिक विलासिता होगी। बौद्धिक विलासिता मतलब चर्चा की है फिर अगले दिन कोई नहीं टॉपिक। तो ये जो हरियाणा की घटना थी उसका जो व्यापक स्तर है, मैं वो पिक्चराइज करना चाह रहा था कि जब तक हम उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं देखेंगे, समझेंगे गूढ़ रूप से, तब तक उस पर अपन एक्शन आइटम नहीं बना पाएंगे कि हम अपनी सामर्थ्य में अपने क्षेत्रीय स्तर पे क्या कर सकते हैं। और दूसरा जो विषय था इंडिया और भारत का, तो पहले भी था कि सभी लोग कैसे न कैसे कंट्रोल करना चाहते थे। तो पहले शक्ति के बल पे होता था, तलवार के दम पे होता था। फिर बाद में आया कि व्यापार से करें, ट्रेड का। अब मैं सारा कुछ, मेरा जो ज्ञान है वो राजीव दीक्षित जी से ही है। तो उन्होंने ट्रेड का अर्थ बताया था कि जो पहले की डिक्शनरी है उसमें ट्रेड का अर्थ व्यापार नहीं था, मतलब वही कंट्रोल करने का है छद्म रूप से। तो आज भी वही है। एक मूवी है द इंटरनेशनल करके, उसमें ये बताया गया है कि जो बैंक अभी जो जिनके पास बैंक्स हैं वो बैंक बोलते हैं कि हमें तुम्हारे यहाँ गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, कंपनी से मतलब नहीं है, हमारे बैंक्स होने चाहिए, हमारी करेंसी पे कंट्रोल होना चाहिए, फिर हम सारे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अलग अलग रूप में है जो नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं। और ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसी है जिसमें बहुत सत्यता है कि नहीं, बट मुझे तो विश्वास होता है कि जो एक सीक्रेट सोसाइटी है जो इल्यूमिनाटी कहते हैं, वो सारे सेक्टर में है जिसका हम लोग आज उपभोग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के रूप में। वो बैंकिंग हो, फार्मास्यूटिकल हो, फार्मिंग हो, फूड्स हो, चाहे जितने भी एप्लीकेशंस हो। तो हमें, हमारे पास अब समाधान क्या है? ये सब तो समस्या हो गई। समाधान यही है कि हमारी जो चिंतन थी कि सूक्ष्म रूप में हमें सब में सबको देखना है, अपने आप को सब में व्यापक देखना है। कण कण में भगवान, तो कण कण में ब्रह्म है, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जानना और कण कण में उसको देखना। तो उसी चिंतन से हमारे एप्लीकेशन बने थे। हम लोग एप्लीकेशन को देखकर वो हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, ट्रेन आया, ये आया, फ्रिज आया, ये सब का ज्ञान था हमारे पास, इंजन के ज्ञान थे, बैटरी का ज्ञान था, फ्रीजिंग पॉइंट का था। फ्रीजिंग पॉइंट का ऐसा था कि हम जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 990-70 डिग्री सेल्सियस तक वो गलता है और केवल 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है कि उसके बाद वो वेपराइज हो सकता है, हो जाता है। फिर भी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि उसको अपन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं फ्रीजिंग का। तो इसका कहने का, उदाहरण देने का तात्पर्य यही है कि हमारे पास ज्ञान था मगर उसको व्यापक रूप से एप्लीकेशन में नहीं लाया, क्योंकि जब तक उसका लोग पूरा त्याग रूप से और भविष्य की पीढ़ियों का और समस्त प्रकृति का चिंतन नहीं करेंगे तो उस एप्लीकेशन का पूरा दुरुपयोग होगा। विमान का भी था मगर वही था कि हम आपाधापक में चलेंगे, तो बैलगाड़ी को ज्यादा प्रचारित किया गया ना कि विमान को। तो हमें सभी पूरे विश्व की सारी जो संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति थी, उन्होंने अपने ज्योग्राफी के हिसाब से, जैसे अफ्रीका का भी हो गया, अमेरिका में भी जो प्राचीन संस्कृति थी, माया सभ्यता थी, वो अपने ज्योग्राफी के हिसाब से सारे एप्लीकेशन उन्होंने बहुत अच्छे से बनाए थे, जो सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से सभी करते थे। मगर जैसे जैसे कुछ बाहर की इधर से उधर विस्थापन हुआ, जो अटैक करने की जो प्रवृत्ति के लोग आने लगे, फिर अपनी हावी करने लगे। तो अफ्रीका का उदाहरण है कि अफ्रीका के सबसे जो चीफ पोप थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास संस्कृति थी, संसाधन थे, और बाहर से जब ये आए बाइबल लेकर के, तो हमारे पास अब केवल बाइबल है और इनके कंट्रोल में संसाधन है।
और वो आर्मी के रूप में कंट्रोल में है या कंपनी के रूप में कंट्रोल में है। तो इसी क्रम में ये पहले के जो पोप थे, जो सोनिया 2000 के समय में जब पोप आए थे, उन्होंने कहा था कि पिछली सदी में हमने अफ्रीका और यूरोप में किया है और अगली सदी हमें एशिया में अब अपने आप को विस्तारित करना है। तो ये कई प्रकार से समस्याएं हैं जो सांस्कृतिक रूप से आक्रमण कर रहे हैं या कंपनाइजेशन करके कर रहे हैं। तो हमें वही, इसका सॉल्यूशन वही है कि हमें अपनी क्षमता देखनी है कि हम अगर एक हैं तो अपने परिवार को संभालें, फिर थोड़ा समूह बढ़ गया तो अपने नगर को करें, गांव को करें, और एक स्वायत्त एक स्वावलंबी व्यवस्था हम स्थापित करें और उसका उदाहरण प्रस्तुत करें और उसको कॉपी और रेप्लिकेट करने का प्रयास करें। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय सुमित वर्मा जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन दिया है और गंभीर विषय पे आपने अपना टेक्निकल जो मार्गदर्शन दिया, सदन ने सुना है और हम सब अपने अपने स्तर से अपने सामर्थ्य के अनुसार निश्चित एक्शन में आए। नहीं तो बड़ा ये चिंतनीय घटनाएं हो रही हैं। ये अब हमारा समय लगभग अपनी दिशा में पहुंच चुका है। किसी का अगर कोई विशेष सुझाव हो तो 1-2 मिनट के लिए कोई दे सकता है। हम जो है समापन को चल रहे हैं ताकि कोई हमारा सदन का भाई बहन के मन में अगर कोई बात हो ना रह जाए। सबकी सुनने का हम प्रयास करते हैं। अब हम आज क्योंकि आमंत्रित करेंगे आदरणीय रंजना जी, गजानन जी पवार साहब, आप साथ आमंत्रित हैं। अभी मैंने चर्चा सुनी सब सदन में, मैं बहुत दिनों के बाद में उपस्थित हुआ और मेरे को क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। खेती बाड़ी के काम चल रहे थे और आज का विषय जो चिंतन का बहुत ही बढ़िया विषय रहा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी आ रही है। तो शायद ये किसने बोला है या लिखा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन खुद ही को कर बोला जिसका इतना, ये जो क्या उसको अपन शेर बोलेंगे, शायरी जो भी इकबाल 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 का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। रजा क्या है। तो अपने इतिहास में अगर देखा जाए तो अपन ये बजरंगबली हो गए या गोवाजी महाराज हो गए, इनको हमने, राम हो गए, कृष्ण हो गए, इनको हमने एक भगवान का दर्जा देके मंदिर में या अपने घर के पूजा घर में बिठा दिया। तो उनका क्रियाकलाप क्या था और अपन खुद कैसा बुलंद हो सकते, जैसा अभी आरएसएस का भी जिक्र हुआ। तो मेरे ख्याल से अभी अपने हाथ में डंडा अभी अगर रहा तो शेर की भी ताकत नहीं हो सकती अपने ऊपर ये करने की। और यही प्रश्न जब अपन सत्ता के माध्यम से, या मैं तहसील संघचालक होने के नाते हमारे प्रांत की संघचालकों की एक परम पूजनीय मोहन जी भागवत के उपस्थिति में 3 दिन का वर्ग हुआ था। तो उस वर्ग में मैंने पूछा था, मोदी जी का शासन लग के 7-8 महीने हो गए थे, तो मैंने बोला वो ऐसे कुछ दृश्य परिणाम दिख नहीं रहे। तो मोहन जी ने ये कि वाक्य में उत्तर दिया था कि बोले अपना एक आरएसएस का गीत है, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस। तो इससे जब तक अपन खुद बुलंद नहीं होते, अब योग हो गया, आहार भी हो गया, अब ये अपने को इसमें खुद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जैसे जो कुछ छोटे छोटे शस्त्र भी घर में रखना पड़ेंगे, साथ में भी रखना पड़ेंगे। और इसका एक असर ऐसा जाएगा फिर ये कोई 1-2 दिन में, या ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। तो इसमें अपन जो चिंतनधारी लोग हैं, तो अपने ने ऐसे जहाँ भी प्रयास चलते हैं, उस प्रयासों में जाके अपने ये जो क्रियाकलाप है, जो अपने विचार है, निसंकोच वहाँ उनके साथ में शेयर करना चाहिए। क्योंकि समाज में
नेतृत्व करने वालों की कमतरता है। करना सब कुछ चाहते, लेकिन एखादे ने अगर नेतृत्व की बात आई तो नहीं, अपन किसी संस्था का इसका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष भी चुनना पड़े तो हर कोई एक दूसरे की तरफ उंगली बताता है। तो ये मतलब आंग पर लेने वाली बात है। अभी अपने आंग पर लेके ये करना पड़ेगा। और दूसरी भी एक युक्ति है कि जैसा शिवाजी दूसरे के घर में पैदा होने की राह देखने के बजाय खुद ही निकलो और बनो और करो, ऐसी अभी ये परिस्थिति निर्माण हो रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने अपना मार्गदर्शन दिया सदन को। हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, हमारे घर में और हमारे साथ में हमारे छात्र, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा रही है बिना हाथ में डंडा या भाला, त्रिशूल, धनुष, बाण, ये हमारे राम के अनुयायी है, हमारे वंशज श्री राम कृष्ण हमेशा अपने अस्त्र शस्त्र लेके चला गया। हर भगवान के या देवी देवता के साथ एक अस्त्र हुआ करता था जिसको हम छोड़ गए हैं, भूल गए हैं। हमें ये पुनः परंपरा अपनी लानी होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही मिशन अपना चालू हो जाए कि हम बिना किसी भी हथियार के कभी भी कदम न रखें, चाहे हमारे घर में हमारा इंतजाम हो और हमारे साथ में एक हथियार अवश्य हो। अब जैसा मोबाइल चलता है इसी प्रकार से हमें एक हथियार अवश्य लेके चलना चाहिए। ये हमारी परंपरा चली आई है, उस परंपरा को हम ना भूलें। धन्यवाद। आदरणीय राजीव सिंह जी ने हैंड रेज किया था। अगर कोई बात हो, सवाल हो तो 1-2 मिनट वो भी ले सकते हैं जी। अब इसके बाद जी प्रणाली मराठी जी। मुझे तो बहुत ओम मुझे आज सदन को बहुत बहुत प्रणाम। आज सब विचारवंतों के बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। मैं मेरा विचार कल रखूंगी, लेकिन हम कौन सा साधन अपने साथ रखें ये मैं पूछती हूँ जो हमें किसी को दिखाई नहीं दे और हम संभाल सके, ऐसा कौन सा साधन हम ले सकते हैं हाथ में। जरूरत तो आ पड़ी है निश्चित ही। मिर्ची वाला स्प्रे आता है और आप लाल मिर्ची की पाउडर रख देना एक पर्स में। जी जी बहन जी। और आदरणीय राजीव सिंह जी। जी, अब सदन को प्रणाम। ओम। कुछ कहने के लिए बचा नहीं, कुछ विचार आए थे मन में, लेकिन आपने उसको पूर्ण कर दिया है। तो और समय भी हो गया है, तो अब फिर कभी जब चर्चा होगी तो हम एक विषय रखेंगे। आर्थिक स्थिति से उनकी जड़ को काटना जरूरी है। एक समस्या जो है, फल के मार्केट में उनकी पूरी कब्जा हो गई है, जहां से निकलता है वहां से लेकर और रिटेल तक। तो हमने कुछ इस पे प्रयास भी किया है। हमने कुछ लोगों के साथ जोड़कर और किसानों से सीधे बाजार में पहुंचाने का प्रयास किया है। तो कुछ कुछ चीजें इस तरह से भी हम करेंगे, समाधान होगा। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज विचार हुआ और निश्चित है कि इसका परिवर्तन अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग करेंगे। अब समापन के लिए आदरणीय रंजना जी नहीं है, चलिए आदरणीय नीलकंठ सावले जी सदन में है क्या? आवाज पहुंच रही है? जी ओम भाई साहब जी, धन्यवाद। आपका स्वागत है और सबका आभार भी ज्ञापित करें आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज के हमारे योग शिक्षिका श्री मिथिलेश जी दीदी ने बहुत ही अच्छा योग की कक्षा ली और कल भी उनका कक्षा रहेगी, ऐसा हमारे आदरणीय मुनीलाल भाई जी ने बोला है। तो एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही है। पहले योग, आहार, अब अभी सतर्क रहना है, जागना है, सीखना है। ये सब बिंदु पर कैसी तैयारी करना है, इस पर बहुत सदन अच्छा तरह से तैयारी कर रही है। और खुद अपने से पूरे लोग विद्वान इस सदन में जुड़े हैं। तो आगे अपनी वोट बैंक कैसी काम करेगी, क्योंकि आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब जी को जो बदलाव आए हैं, इस बदलाव के लिए तैयार रहना है। तो वोट बैंक
अपने ज्यादा से ज्यादा कैसे हो जाए इस पर भी जागना है, क्योंकि सब है एक्शन मोड में आना है। हमारे आदरणीय पवन सर हमेशा बोलते हैं, तो आगे का साल के लिए जागना है इस वोट बैंक के लिए भी, और इस बदलाव इस माध्यम से हो सकता है। तो हम अभी समय 8:21 हो गए, तो मैं आज के योग शिक्षिका बहन मिथिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और पूरी सदन ने आज महत्वपूर्ण कल से जो चर्चा चल रही है भारत इंडिया, इस पर से भी बहुत अच्छा ये चल रहा है, तो सभी सदन को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय बहन रंजना बहन जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भूपेंद्र जी शास्त्री जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आदरणीय गजानन पवार जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय महेंद्र राज जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय ML गौर साहब जी, आदरणीय बहन प्रणाली मराठी जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूमी राम जी, आदरणीय संदीप जैन जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय तुराराम पटेल जी, आदरणीय बहन वैशाली विनायक जी, और आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग टीम और जो लेफ्ट हुए उनके भी प्रति आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज की कक्षा बहुत अच्छी हुई, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार अपनी नई ऊर्जा के साथ कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को ओम प्रणाम, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबका आभार ज्ञापित किया और आपका सहयोग व्यवहार कार्यक्रम में हमेशा सहभागिता और सहयोग रहता है। धन्यवाद नीलकंठ जी। हम कल उपस्थित नहीं रहे, हमारा एक योगा हर मीटिंग में एक अपने योग के क्लास में कार्यक्रम था, तो हम हमारे आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी और बहन रंजना दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ओम प्रणाम। आप तो भी वापस कर रही हैं, आज नहीं रह रही अब नहीं, व्हाट्सएप पर और योगाहार के इसमें दिए थे, लेकिन कार्यक्रम बड़ा था। जी जी हाँ, मैं वही कह रही हूँ साबड़े भैया कि आपको फोन क्यों नहीं आया। तो ये आपके ऊपर फाइन है, क्योंकि कल मैंने बात की थी आपसे। नहीं, फाइन नहीं, मैं तो वो आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने जो पार्टी रखा था टीकमगढ़ में, वो गया था ज्वार की रोटी खाने के लिए। मगर मेरी पार्टी रह गई ना, वो तो उन्होंने भाई साहब ने दी थी, मगर वो महाराष्ट्र में होगी ना, आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी के साथ महाराष्ट्र में होगी वो पार्टी अभी जल्दी भी। अभी आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी को जल्दी बुलाएंगे ना अपन महाराष्ट्र में, अपनी को तैयारी करना है ना आगे की। पानी कम हो जाए बस तुरंत आते हैं। अच्छा, हाँ, थोड़ा बारिश का मौसम चालू है अभी। वो तो ठीक है, मगर आपने कल समय नहीं निकाला ना, ये है बहुत बड़ी बात। नहीं, कल हमारे यहाँ गजानन महाराज के यहाँ पर एक जो कमलेश दाजी पटेल है, कमलेश जी पटेल दाजी बोल के हार्टफुलनेस के, उनका एक परमिशन लेना है। और हमारे जो शहर के थानेदार आए नए, उनका योग पतंजलि परिवार से एक ये जुड़ गया है, तो उनका भी स्वागत हो गया। और जो गो ग्रीन क्लब है, जो प्रकृति के लिए और इस निसर्ग के लिए काम करती है, वो फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन के लोगों को अपने जो चौहान साहब का 2 दिन का जो ये था इस पर चेतन सिंह जी का, तो उन पर भी ट्रेनिंग के लिए जुड़ना था, उन पर भी मीटिंग हुई। तो ऐसे अलग अलग कल दिन भर ये रहा, तो मैं व्यस्तता रही कल 10:30 बजे याद आई, तब मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिया हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी और बहन जी को। ओम धन्यवाद, प्रणाम। सॉरी बहन जी, सॉरी, वो तो मेरा झगड़ा रहता है आपके साथ बस। नहीं, सॉरी, मैं भाई के नाते ये सॉरी बोलता हूँ। जी। नहीं,